बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आज़म आराई। नाजरीन, एसएसपी साउथ की टीम ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें ऑनलाइन मंशियात फ़रोशों को बस्ट किया और बहुत सारे मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। अच्छा, ये ऑनलाइन मंशियात किस तरह फ़रोख्त हो रही है? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतने धड़ल्ले से ऑनलाइन मंशियात बेच रहे हैं, जिसमें कोकेन, आइस, हीरोइन और दीगर जो नशे आवर चीज़ें हैं वो ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया जो है वो बेच रहे हैं। अच्छा, इनके ख़रीदार कौन है? असल मसला है कि ख़रीदार कौन है। ज़ाहिर है ख़रीदार पढ़े लिखे लोग होंगे जिनको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना आता होगा, उनको सिक्योरिटी का पता होगा कि किस तरह ऑर्डर प्लेस करना है। तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक तरीके से आता होगा कि अपनी जो है ना आइडेंटिटी को सीग़ा राज में रखते हुए और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग से बचते हुए ये लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर वो ऑनलाइन जो नेटवर्क है वो इन्हें ये मंशियात डिलीवर करता है और उसके पैसे वसूल करता है। अच्छा जी, एसएसपी साउथ के मुताबिक ये जो मंशियात फ़रोश हैं ये टारगेट कर रहे हैं, जो इनके ख़रीदार हैं ये इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन में बच्चे या नौजवान पढ़ते हैं। अब इनका जो एज रेंज है, एज ग्रुप है, वो क्या है? ज़ाहिर है जो स्टूडेंट जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं वही इस मंशियात को इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशियात का बेदरीग इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में, वीडियोज़ में भी देखने में आया कि वो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में ये मंशियात जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी मंशियात का बेदरीग इस्तेमाल जो है वो देखने में आया है। और इसके ऊपर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इन्होंने बहुत क्रैकडाउन जो है वो कर रखा है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हैं वो मुल्क के दीगर जो हिस्से हैं, पेशावर, सवात वगैरह में, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में भी मंशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कराची में, जो इस वक्त पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई देखने में आई है कि ऑनलाइन जो मंशियात फ़रोश थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और ये भी पता लगाया कि उनके ख़रीदार कौन है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके ख़रीदार हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी साउथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं महजूर अली साहब। महजूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ऑनलाइन जो लोग हैं उनको किस तरह, किस मैकेनिज़्म के तहत जो गिरफ़्तार किया, और फिर आप लोगों ने जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक ये भी बताया कि वो जो ख़रीदार हैं बेसिकली स्टूडेंट्स हैं। तो आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा प्लीज़। जी, ये 6 रुकनी एक नेटवर्क है जो कराची डीएचए के डिफरेंट इलाकों में मंशियात फरोश करते थे, और ख़ास तौर पे इनका मोडस ऑपरेंडाई ऑनलाइन ड्रग्स पेडलिंग था। और ये डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते थे जिसमें स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप था। और जहाँ तक इनकी जो सोर्स था जहाँ से इनको मंशियात मिलती थी वो ये डार्क वेब के ज़रिए एक एम्पायर मार्केट है और एक एबस्कस मार्केट है, उसके थ्रू ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग जिसमें ये डील करते हैं, जिस तरह कोक है, वीड है, आइस है, मूली है, चर्फ है और जो है वीड के वेप है, ये सारे वहाँ से ये परचेज करते थे। और फिर वहाँ से कोई डिफरेंट कोरियर कंपनी जिनको डिलीवरी देती थी, और साथ साथ जो पेमेंट का मैकेनिज्म था उसमें ये क्रिप्टो और वॉलेट और जो है यूडीटी की जो है वो सर्विसेज यूज करते थे। और जहाँ पर जो उनका नेटवर्क था फर्दर, उसमें ये 6 लोग हैं जिसमें जो है नबील है, दानियाल मंसूरी है, शिराज आफ्ताब है, फहद खान है, उसके अलावा मनीष राम है और ये कबीर इदरीस है। तो ये वो 6 लोग थे जो यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर सेल करते थे। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि हमने जो इनकी कितने भी कस्टमर्स थे जो इनसे परचेज करते थे उनकी भी हमने डिटेल में जो है सारे कवायद ले लिए हैं। अब उनकी फैमिलीज को भी हम अप्रोच करेंगे और उनके पेरेंट्स को भी बुला के ये बताएंगे कि जी आपके बच्चे जो है वो इस लत में मुब्तला है और इनके खिलाफ जो है आप प्रॉपर इनको जो है इनको काउंसिल करें और इनको ये बताएं कि ये ड्रग अब्यूज जो है वो कितना नुकसानदेह है इनकी सेहत के लिए भी और इनके फ्यूचर के लिए भी। अच्छा महजूर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने ये कार्रवाई की, तो जाहिर है जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन पर जाएंगे तो बैक ट्रेस करेंगे तो यकीनन उन कोरियर कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होंगी जो इनको इस तरह की सहूलियात फराहम कर रही हैं, और उन डार्क वेब्स का एक्सेस जो है वो भी डेफिनेटली पाकिस्तानी जो मर्द व हज़रात हैं
वो करते होंगे, तो ये एक डार्क वेब से क्रिप्टो के ज़रिए मैंने एक चीज़ ऑर्डर की, तो वो लाने के लिए जो लोग इसमें शामिल हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे बैक ट्रेस करके उन्हें? जी बिल्कुल, जितने भी लोग ऐसे होंगे जो इसके जो है ट्रांसपोर्टेशन में और इसको जो है किसी जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इन्वॉल्व हैं, उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ होंगी। और इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं और डिफरेंट जहाँ से इन्होंने ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं और जो जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और जो पैसे इन्होंने इससे कमाए हैं, वो सारे चीज़ें जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, एक और बताइएगा कि अभी ये एक नेटवर्क तो आपने पकड़ लिया, तो इनकी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची? क्या इन्होंने मजीद नाम बताए हैं, मजीद इंकशाफात किए हैं, या अभी ये स्टूडेंट्स तक ही महदूद थे, या और भी इनके ऐसे ख़रीदार थे जो फिज़िकली इनको चीज़ें लेते थे या इनसे ख़रीदते थे? जी बिल्कुल, इनकी जो अप्रोच थी दैट वाज अक्रॉस कराची, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बात करूं जो इनके साथी डिफेंस के डिफरेंट इलाकों में मौजूद थे, उन पर हमने रेड कर उनको हमने ले लिया है। बाकी भी जो इनके डिफरेंट प्रोविंसेस से ये जो कोक और डिफरेंट चीज़ें मंगवाते थे, दैट वाज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बॉडी स्मगलिंग। तो इनसाइड बॉडी जो है वो कैप्सूल की सूरत में लेकर आते थे और फिर आके इनको ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ये तफ्तीश आगे जाएगी, फिर हम उन लोगों को भी जो है इस दायरा कार में लाएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये तो कार्रवाई आप लोगों की हो गई और बहुत सक्सेसफुल रहे, तो किस तरह आप लोगों ने ट्रेस किया, किस तरह आप लोगों को पता चला कि ये ऑनलाइन इस तरह की जो है ना वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ऑनलाइन जो है वो ये मंशियात भी ऑनलाइन जो है वो बेची? क्या ऐड लगाते थे या ये कोई ग्रुप बना हुआ था? किस तरह लोग इनसे जो है ना वो राब्ता करते थे? लेकिन दो जो इसमें मेन जो इनके लीडर्स हैं, जिसमें एक जो है वो सुहेब नबील है और दूसरा दानियाल मंसूरी है, ये दोनों पहले भी जो है वो 3 से 4 दफा पुलिस इनको पकड़ चुकी है और इसी जो है सिलसिले में ड्रग्स पेडलिंग में इनको गिरफ्तारी भी हुई है और रिकवरी भी हुई है। तो उनको हमने उनकी ही ट्रैकिंग पर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें ह्यूमन, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी ये जिक्र किया है कि ये जो मोबाइल फोन डिवाइसेज यूज करते हैं ये सारी नॉन पीटीए डिवाइसेज होती हैं, तो इनका डिजिटल फुटप्रिंट बड़ा लिमिटेड सा होता है जो कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई सिम यूज नहीं करते, ये डिवाइसेज साथ रखते हैं, नॉन पीटीए फोन रखते हैं जिसके थ्रू आप इनकी जो है सीडीआर या उस तरह से आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये बड़ा जरूरी था कि हम इस तरह से कोई हम मोल प्लांट करें जो इनसे जो है ऑनलाइन कोई ऐसी चीज मंगवाए और मंगवाने के बाद फिर हम उसके थ्रू हम ट्रेस करें और आगे लेके चलें। तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, हमने इसमें जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज किया है और उसके थ्रू हमने ये गैंग बस्ट किया पूरा। लेकिन ये तो बड़ी मतलब खुशाइन कार्रवाई है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को आपने इस्तेमाल किया। डेफिनेटली ऐसे लोगों के जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, और आप जाहिर है एक पुलिस को बहुत लिमिटेड एक्सेस है। तो कौन कौन से पुलिस के इदारे शामिल थे, या ये प्योरली साउथ पुलिस की कार्रवाई है? जी, साउथ पुलिस के क्लिफ्टन डिवीजन के जो 4 थाने हैं, जिसमें दरक्षा है, साहिल है, बोर्ड बेसन है और क्लिफ्टन है। इन चारों थानों के जो डिफरेंट इलाकों में ये लोग रहते थे, तो उन चारों थानों ने जो है मिलकर ये कार्रवाई की है। और अगर कंप्लीटली देखा जाए तो साउथ पुलिस की कार्रवाई है, डिस्ट्रिक्ट साउथ की। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट साउथ की कार्रवाई है, इसमें कोई एवीसीसी या सीटीडी या और सीआईए वगैरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये प्योर जो है वो साउथ पुलिस ने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर इन लोगों को जो है एप्रीहेंड किया, उनके खिलाफ पेशी किया। अच्छा, ये जो ये तो वो हो गई कार्रवाइयाँ, आप लोगों ने बैक ट्रेस भी किया, ये लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस पे मॉनिटर भी किया। जिस तरह आपने बताया कि इनके ये 2-3 दफ़ा पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ये इनको बेल कैसे मिल जाती है? इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन की गलती होती है, या जब एफआईआर दर्ज होती है ये वहाँ पर गलती कर जाते हैं, पुलिस गलती कर जाती है एफआईआर दर्ज करने में, कि इनको आसानी से बेल मिल जाती है? जी, जहाँ तक बेल की अगर बात करें तो बेल जो है कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि कोई लकूना हो उसी ग्राउंड पर बेल मिले। जो है अदालत जो है इनकी जो भी प्ली है उसको कंसीडर करती है, और कंसीडर करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें उन्होंने क्या ऐसी चीज ली है, कहा है कि जी क्योंकि एक केस जो है उसमें ये ऑलरेडी इनके पास इनसफिशिएंट ग्राउंड्स हैं और एविडेंसेस नहीं है, तो इसकी वजह से बाकी केसेस में भी हम बेल दे रहे हैं। तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जिसमें इस तरह से हुआ है।
अच्छा, ये जो आम हम देखते हैं कि जो रोड पर होमलेस लोग आम तौर पर ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें वो हीरोइन भी, चर्स भी और आइस भी, ख़तरनाक किस्म की जो आइस है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर हमने पुलिस का ऑपरेशन देखा है, वो ज़्यादातर इनको जो लोगों हैं उनको गिरफ़्तार भी करते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए भी भेजते हैं। तो ये तो आम तौर पर बहुत आसानी से उनको बैक ट्रेस किया जाता है, उन बेचने वालों को बैक ट्रेस किया जा सकता है। तो आखिर क्यों उन अड्डों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं करती, उन अड्डों को बंद नहीं करवाती, जहां से ये होमलेस लोग बहुत बआसानी 100, 200, 400, 500 में ये ड्रग खरीद लेते हैं और डेली बेसिस पर खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनके कोई घर है या महफूज रखे हुए ड्रग जो महीनों पी रहे हैं, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद पर खरीदते हैं। तो पुलिस इनके ज़रिए उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती जो कार्टल्स चला रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस उन पे भी भरपूर कार्रवाइयां करती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जो है ये फिर जब बाहर आते हैं जेल से, फिर ये अगर किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ती है, फिर उनको वो जेल भेजती है। तो ये एक साइकिल है, उस तरह से जो है चलता रहता है। लेकिन जहां जहां भी पुलिस को अगर कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है या कोई इनको पता लगता है कोई भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तो फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो, एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि ये बहुत अहम बात थी कि ऑनलाइन जो ड्रग कार्टल्स हैं या ऑनलाइन ड्रग स्मगलर्स हैं उनको आपने इस तरह गिरफ्तार किया। एक प्रॉपर, मैं पूरी साउथ टीम को जो है मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका महसूर साहब, आप प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। नाजरीन, एक जो ड्रग का मामला है ये बड़ा ख़तरनाक है। आपके बच्चे अगर एक स्टूडेंट लेवल के बच्चे हैं और जो जिस तरह उन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट्स की एज मैक्सिमम जो है 24 से 25 साल होती है। अगर उस एज के बच्चे अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो उनकी स्टूडेंट लाइफ क्या रहेगी और उसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या रहेगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो अपने बच्चों को उस पर नज़र रखिए, अपने बच्चों के ऊपर ख़ास नज़र रखिए, अपने बच्चों से पूछिए कि वो किस तरह के साथ लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग इस तरह नहीं कि एक दिन में लग जाती है। और मैंने एक शख्स से पूछा था जो खुद ड्रग एडिक्टेड था, तो उसने सिर्फ मुझसे एक बात ये कही थी कि बराए मेहरबानी कभी भी एक दफ़ा भी इसको ट्राई मत कीजिएगा। तो नाज़रीन, अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों को बताएं, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें ये इस चीज़ के बारे में बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स और आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग जब इस ड्रग के एडिक्शन में आते हैं तो फिर वो घरों से भी गाफिल हो जाते हैं, वो अपने बीवी बच्चों से भी गाफिल हो जाते हैं, माँ बाप से गाफिल हो जाते हैं, बहन भाइयों से गाफिल हो जाते हैं। फिर वो रोड पर बैठकर फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो इंजेक्शंस के ऊपर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ख़ानदान तबाह होते हैं बल्कि पूरा एक कबीला तबाह होता है। एक मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ड्रग का एडिक्टेड है और वो नशा आवर अशिया इंजेक्ट कर रहा है तो उससे अल्टीमेटली उसको एड्स, हेपेटाइटिस जैसी कंटेनमेंट जो बीमारियां हैं इस तरह की वो उनको लग सकती हैं, और वो बीमारियां अल्टीमेटली आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ़र्स बिल्कुल हो सकते हैं। ये फैलने वाली बीमारियां हैं और ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो आपकी बॉडी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दाखिल होती हैं। तो ये सिर्फ ड्रग का मामला नहीं है कि आप साइकोलॉजिकल जो है ना इसमें इफ़ेक्ट होंगे, ये अल्टीमेटली आपके पूरे ख़ानदान को तबाह कर सकती है। ये एक ड्रग की एडिक्शन टीबी पैदा कर सकती है, हेपेटाइटिस पैदा कर सकती है, एचआईवी जैसे ख़तरनाक और नाकाबिल इलाज जो मर्ज़ है उसको भी पैदा कर सकती है। और जब आप इंजेक्शन, बहुत सारे लोग एक ही इंजेक्शन, बहुत सारे लोग एक ही जो है ना वो समझ लें कि जो इक्विपमेंट्स या जो वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए ये लेते हैं, तो बहुत सारे लोग एक ही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं एक ही जगह पर, एक ही टोली की सूरत में। उसमें नहीं पता होता किसको क्या बीमारी है, और बीमारी जो है ना इससे एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है वो दाखिल होती है, और इससे वो बीमारी आपके घरों तक भी आएगी, जिसकी वजह से टीबी, हेपेटाइटिस, एचआईवी और शायद एक वक्त आएगा कि कैंसर जैसे मौलिक मर्ज़ में भी लोग मुब्तला होंगे। अच्छा नाज़रीन, अगर हम बात करें आज पाकिस्तान के इस माशरे की, इस वक्त अगर हम बात करें, ये जो इस वक्त पाकिस्तान का जो माशरा है ये हम किस तरफ जा रहे हैं। कसूर में एक नाखुशगवार वाक़या, मैं कहूँगा कि एक दरिंदगी जैसा वाक़या, और एक ऐसा वाक़या कि अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कसूर में एक वाक़या पेश आया कि एक सड़क पर, एक गली के अंदर एक बच्ची जो है ना वो 4-5 साल की बच्ची वो खेल रही थी, साइकिल पे चला रही थी, और वहाँ से एक शख्स गुज़रता है, और शख्स गुज़रते हुए उस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता है, जो कि शायद हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, मैं अपनी टीम को पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर जो है ना
वो चीज़ें चल जाएं ब्लर करके या किसी तरीके से, ताकि आप उन हरकत को देखें तो आपका रोंग खड़ा हो जाए और आपको गुस्सा आ जाए, और गुस्सा भी इतना शदीद आ जाए कि उस बच्ची की आप उम्र देखें, उसकी बच्ची की उम्र 4 से 5 साल है, और उस दरिंदे को आप देखें, जब उस दरिंदे की हरकत देखेंगे तो आपको शदीद गुस्सा आएगा। हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हम क्यों काउंसलिंग पर नहीं जा रहे, हम क्यों उन चीज़ों पर नहीं जा रहे कि जिसे हमें काउंसलिंग और हमें मोबिलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। समाजी रहनुमा इस बारे में क्या कहते हैं, क्या अपने बच्चों को किस तरह महफूज किया जाए, किस तरह अपने बच्चों को इसमें काउंसिल किया जाए। उस बच्ची को पता ही नहीं चला, वो बच्ची हक्का बक्का हो गई, उसको पता ही नहीं चला, सिर्फ उसने शायद वो चिल्लाई है और वो शख्स भागा है और बच्ची अपने घर की तरफ भागी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर समाजी रहनुमा आलिया सारिम मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं और बहुत एक्टिवली वो इन चीज़ों पर काम करती हैं, तो उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए आलिया सारिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, ये वीडियो यकीनन आपने देखी होगी, ख़बर भी आपने देखी होगी। अब आप बताएं कि ऐसे अशख़ास के साथ किस तरह हुकूमत को स्टांस लेना चाहिए, ऐसे अशख़ास के लिए किस तरह के क़वानीन होने चाहिए, ऐसे अशख़ास के लिए किस तरह की जो है ना वो काउंसलिंग होनी चाहिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, ऑल ओवर हम एज अ सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं? देखें, जुर्म से नफरत करें, मुजरिम से नहीं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो चीज अभी देखी है, जो इस वीडियो में देखी है, उसमें तो मैं समझती हूँ कि इस मुजरिम को शदीद तरीन, सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। ये तो वो मंजर है ना जो हमने एक लम्हे में देख लिया होगा। ये इंसान खाली इस बच्ची के हवाले से ऐसा नहीं होगा, अगर इसके अपने घर में बहू बेटी तो खैर जवान है, लेकिन बहन होगी, कोई कजन होगी, कोई रिश्तेदार होगी, ये किसी का लिहाज नहीं रखता होगा, जो मुझे अंदाजा हुआ। ये मैं इसलिए बड़े वसूख से ये बात कह रही हूँ कि आज से कोई 10-15 साल पुरानी बात है कि बिल्कुल महरम रिश्ते से जब ये सारे सिलसिले हुए थे और कहीं सच मेरे मुंह से निकल गया था, तो यकीन जानिए मेरी बहुत पकड़ हुई थी उस हवाले से कि महरम रिश्ते के हवाले से हम कोई बात नहीं कर सकते, और मेरा भी दिल कट के रह जाता है जब मैं महरम रिश्ते के साथ कोई ऐसे अल्फाज अदा करती हूँ। लेकिन उसके बाद जिस तवातुर से ये सारे वाकयात देखने में आए, और जिस तरह, तो अब तो बहुत सारी बातें कहने के लिए हम मजबूर हो गए। ये जो मर्द होगा ना, इससे न जाने कितने सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही होंगी, इससे इसके घर की अपनी खवातीन अपनी कजन से महफूज नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी बच्चियां मेरे पास शेल्टर होम में आकर रहती हैं। जी हाँ, ये रहती हैं और इनकी जो तकालीफ होती है, जो इनकी जहनी कैफियत होती है, और कभी कभी तो वो उस हाल पर पहुंच जाती हैं कि ना जिंदा होती हैं ना मुर्दा होती हैं। तो ये जो एक चीज हमने अभी देखी है, इसको उस संगीनी तक लेकर जाना चाहिए जितना संगीन ये जुर्म है। और अगर इसके बाद ये कह दिया जाए कि दिमाग की इख्तरा थी, कोई नशा करता था, कोई ये करता था, तो प्लीज ये कोई जवाब नहीं बनता। एक ये जवाब जो शुरू हो गया है कि ये बंदा नशा करता था तो इसको 10 तरह की चीजों में रियायत दी जाए या रहम की अपील की जाए। कुछ गुनाह रहम के काबिल नहीं होते, और अगर आप उन पर रहम खाएंगे, चाहे वो पुलिस वाले खा लें, चाहे लोग खा लें, चाहे अदालत से रहम की अपील हो जाए, अगर ऐसे लोगों पर रहम होगा तो हम अपनी सोसाइटी को नहीं बचा सकेंगे। अगर सोसाइटी को बचाना है तो प्लीज प्लीज जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा। ये तो बिल्कुल ठीक है। एक वक्त था कि जब हमारे बचपन में, हम बचपन में थे, तो एक वक्त था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अपनी गलियों में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत महफूज तरीके से खेला करते थे। आखिर क्या वजह है कि इन 20-25 सालों में ये सोसाइटी इतनी नागुज़ीर हो गई है कि यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची या बच्चा बाहर खेल नहीं सकता? तरबियत गाह कहाँ है हमारे यहाँ, हमारे माशरे में अब तरबियत गाह कहाँ रह गई? अगर मैं स्कूल और कॉलेजेस की बात करूं तो सोशल मीडिया पे आज कुछ देख रही थी, तो जो मेरे पास वहाँ की वीडियोज आई हैं, ये अपने स्कूल्स की, कॉलेजेस की, जिस किस्म की चीजें, जो फंक्शंस जो मैंने वहां पर देखे हैं, इसका मतलब कि तरबियत उधर भी नहीं नजर आ रही है। उसके बाद जब हम अपने स्टूडेंट का और अपने टीचर का जो रिश्ता हम देखते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशनसीब नस्ल में से हूँ कि मैंने उस्ताद का और अपना बहुत खूबसूरत एहतराम का रिश्ता निभाया और देखा है। लेकिन मेरे बाद सोसाइटी, मतलब मेरी नस्ल के बाद ये पिछले कोई 20 साल की तबाही, हमारी घड़ियां और हमारे कैलेंडर जब 20वीं सदी में दाखिल हुए, तो उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि सोसाइटी ने कहां करवट ली और किधर हम जाने लगे।
कि मैं बतदरीज गिरावट देख रही हूँ। वजह उसकी यही है कि क्या दर्सगाहों में वो चीज मिल रही थी। आज हर चीज पैसे के जोर पे, जितने आपके पास पैसे हैं कहीं एडमिशन ले लें। हमारे वक्त में या मेरे अपने बच्चों के वक्त में जब हम उन्हें एडमिशन दिलाने के लिए जा रहे थे तो अच्छे स्कूल्स जो थे वो, यकीन जानिए, अब नाम मैं नहीं लूंगी लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां मैंने अपने बच्चों को एडमिशन दिलाया वो कोई बहुत अजीम बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन उस बिल्डिंग में जब बच्चों का एडमिशन था तो ना सिर्फ ये कि बच्चों के साथ माँ बाप का इंटरव्यू था, माँ बाप के साथ दादा दादी तक का इंटरव्यू हो रहा था। यानी एक बच्चे को एडमिशन के लिए वो कहते थे कि प्लीज एक अच्छी नस्ल तैयार कीजिए और उस अच्छी नस्ल को आप हमारे पास भेजिए, फिर आप देखिए हम उससे कैसे प्रमाण चढ़ाते हैं। इतना अमल दखल था बाप दादा का आपकी जिंदगी में। और अब तो कोई ये पूछ ही नहीं सकता, दादा तो दादा, तो बाप नहीं औलाद से कुछ पूछ सकता। अब अगर हम आते हैं अपनी मसाजिद पे, अपने मेंबर पे, जो इतनी खूबसूरत जगह है, जो मैं तो हमेशा कहती हूँ ये इतनी मजबूत जगह है हमारे माशरे की, क्योंकि हम कुछ भी हैं, हम चाहे नाम लेवा हैं, हम मुसलमान तो है ना। जी हाँ, बिल्कुल तो ऐसा वो ही जगह है कि जब यहाँ से कोई आवाज उठती है ना, जब अल्लाह और रसूल के नाम पर कोई बात होती है तो फिर उसके बाद हमारा सर झुक जाता है कि जो हुक्म रब्बी है, जो फरमान है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बस उस पर हमारी जान कुर्बान और उस पर हमने अमल करना है। जब इतनी मजबूती है मिंबर पर, तो मिंबर जो वाज होता है, हर जुमे को खुतबा होता है, क्या उस खुतबे में इस चीज की सीरियसनेस को अगर बयान किया जाए बिल्कुल उस अंदाज में जैसा कि इसका हक है, तो क्या हमारे माशरे में चीज नजर आती? मुझे लगता है कि कोताही उस स्कूल में भी हो गई, कोताही कहीं ना कहीं, कमी, अगर कोताही नहीं मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं हार्श है, तो मैं कहूंगी कोई कमी तो रहेगी जो तरबियत नहीं हो रही ना घर में तरबियत। जो आपने अपने मोहल्ले की बात की, मैंने अपने मोहल्ले की बात की, मुझे अपनी माँ में और अपने पड़ोसी की जो भी वहां पे माँ की हैसियत से थे वो एक ही जैसी बात होती थी। माँ कहीं भी खड़ी होती थी। मेरी दोस्त की जो माएँ थी वो ऐसी थी जैसे मेरी अपनी अम्मी। अगर मैं कहीं खड़ी हूं या अगर कोई ऐसी बात है तो हम बिल्कुल वही लिहाज करते थे जैसे माँ का। इसी तरह मोहल्ले के लोग, ये हरकत तो आप छोड़ देना, तो जो गलाजत हमने देखी है वो तो अगर बच्चे को, जवान को कोई सिगरेट के कश लगाते देख लेते थे तो वो उसी वक्त उन नजरों से देखते थे, कहर आलू, तो घर आके बताते थे और उस पे उस बच्चे से पूछगछ होती थी। तो मोहल्ला तो इतनी बेहतरीन चीज था। एक बच्चा माँ बाप से तो बच के कहीं नजर बचा के कुछ कर सकता है, चले रिश्तेदारों से, जब पूरा मोहल्ला ही मिलकर माँ बाप बन जाएगा और उनको वख्तियारात होंगे तो बच्चे की तरबियत होगी ना। अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, तरबियत कहीं भी नहीं है। और बगैर तरबियत के और बगैर ये ऐसे बस खुदरो पौधे खुद ही उग रहे हैं, खुद ही परवान चढ़ा रहे हैं। और सोशल मीडिया अच्छी चीज है, लेकिन जैसे उसको इस्तेमाल करें, जो वीडियोज उस पर ये देख रहे हैं, उसके बाद गलाजत, यहाँ तो क्या अल्लाह हम पे रहम करे कि यहीं पर रुक जाए तो बड़ी बात है। ये जो आपने आखिर में बात की है, बहुत सारे मुफक्किरीन लोगों से मैंने ये बात की तो उन्होंने मुझे बतदरीज यही बताया कि इन 25 सालों में जो हमारा इंटरनेट परवान चढ़ा है उसकी वजह से हमारे दिलों में, हमारे दिमाग के अंदर एक फितूर जो है वो भर गया है, जिसकी वजह से हम रिश्तों की, उम्र की और किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर इस तरह की हरकत जो है वो माशरे में हो रही हैं। हर रोज़ एक इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं, जिससे एक छोटा सा जुमला बोल दूं अगर आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल बोलिए। जो भी शख्स आपको, एक शख्स जानवर भी नहीं है, दरिंदा भी नहीं है, इससे बढ़कर कोई चीज है, क्योंकि दरिंदे और जानवरों के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कोई उसूल नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जो इस फितरत का, क्या बस बोलूं, जो भी इस फितरत का है उसका जो भी इजी टारगेट होगा ना, इस बात को सब समझें कि उसका जो भी इजी होगा, चाहे वो घर के अंदर कजन की सूरत में हो या और किसी हवाले से, वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन समझ जाइए, जो इजी टारगेट होगा वो अपना वहशियानापन वहां दिखा देगा और बदतरीन सूरत में दिखा देगा। और अब ये बच्ची है जो यहाँ पे खेल रही है, यकीनन वो अपने आप को महफूज समझ रही होगी, लेकिन जहां इस किस्म के लोग बसते हैं वहां बच्चियां घरों के अंदर भी महफूज नहीं है। सजाएं तो इबरतनाक हो, और मेरी तो सोच ये है कि चौराहे पर हो, ताकि उस एक सजा को देख के कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं और उसके बाद कई साल तक या बहुत अरसे तक किसी की हिम्मत ना पड़े कि ऐसा काम करे। तो प्लीज अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, लड़कों को भी, लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादतियां हो रही है, इजी टारगेट ना बनने दें। और इस बच्ची ने बहुत अच्छा किया जो ये एकदम चीखी। ये सबसे बेहतरीन हथियार होता है किसी भी इंसान के पास कि आप वहां चीखें, आप वहां से भागें और सबसे पहले उस सेफ जगह पे पहुंचने की कोशिश करें जहां कोई आपको बचा सकेगा। अपनी बच्चियों को, खुदा के लिए, बच्चियों और बच्चों को, ये एक और तरीका होता है बच्चियों के ऊपर, हमारी जवान बच्चियों के साथ ये होता है कि जब कोई
मर्द या कोई ऐसा इंसान उन पर हावी होता है तो उन पर सख्ताकारी हो जाता है, उनको समझ नहीं आता, समझ में नहीं आता, और फिर वो शख्स उन्हें अपनी हविस का निशाना बनाता है। तो खुदा के लिए अपनी बच्चियों को बताइए कि जब हालात मुश्किल होंगे तो आपने उसका मुकाबला किस तरह करना है, आपने डट के खड़े होना है, और आप पे सख्ते की कैफियत नहीं आनी चाहिए, आपके पास से रिएक्शन आना चाहिए। फिर हम अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह सब बच्चियों की इज्जतों को बरकरार रखे और उनकी हिफाजत करे। बेशक, आमीन। अच्छा, अब आप बताइए कि किस तरह की एजुकेशन, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट्स में और हमारी असम्बलीज़ में ये बात डिस्कस हो रही थी कि इस तरह की एजुकेशन जो है वो शामिल की जानी चाहिए निसाब में, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पिछले कई दहाइयों से इस पर बात हो रही है और पूरी दुनिया में ये नॉन टच और बैड टच, गुड टच की एजुकेशन जो है वो दी जाती है, और जो आप ये कह लें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स हैं उसकी भी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, जो कि उनका बुनियादी हक़ है। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी निसाब में जो सिंध की अगर हम बात करें, सिंध के या पाकिस्तानी निसाब के अंदर इस तरह की तालीमात शामिल होनी चाहिए, और बच्चों और माँ बाप के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि माँ बाप अपने बच्चों को, बाप अपने बेटों को और माँ अपनी बेटियों को इस तरह की तालीमात दे सकें। जिस तरह आपने एक अहम नुक्ता उठाया कि जब इन पर ऐसा वक्त आता है तो उन पर सख्त तारी हो जाता है और पता नहीं चलता कि मैंने करना क्या है, और उस पर वो विक्टिम बन जाती हैं। तो इस तरह की एजुकेशन को निसाब में शामिल करना चाहिए, और माँ बाप का जो गैप है इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, कम्युनिकेशन का जो गैप है। वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा आप जो चीज़ किसी दूसरे को देंगे वो उसको नुकसान पहुंचाएगी। राइट। जितनी उसकी उम्र है, जितना उसको मालूम होना चाहिए उतना उसको जरूर मालूम होना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अगर मैं बात करूं अपने वक्त की, ये पिछली सदी की बात है। जी हाँ। पिछली सदी में जब मैं बचपन में मैं रही होंगी, आपको क्या लगता है कि गुड टच और बैड टच का क्या उस वक्त हमारे माँ बाप नहीं बताते थे? बहुत ज्यादा बताते थे हमें। उस पर भी आपने एक जुमला सुना हो, मैंने तो खैर सुना, कि किसी अजनबी से बात ना करना, किसी अजनबी से टॉफी ना लेकर खाना, किसी अजनबी के साथ न जाना। अगर कोई तुम्हें अचानक ये खबर दे कि तुम्हारे अब्बा बीमार हो गए या अम्मा वहां गिर गई, चलो हमारे साथ चलो, तो किसी के साथ बैठ कर न जाना, किसी के खाली घर में कभी ना जाना। अगर घर में बेल दो तो जिसके पास तुम गई हो, जब तक घर की खातून या वो बच्ची है जिसके पास भी आप गई हैं वो ना मौजूद हो, तो कभी खाली घर में न जाना, किसी मर्द के साथ हंसकर बात ना करना। मैं इस चीज की बहुत बड़ी हामी हूं कि को एजुकेशन होनी चाहिए। मैं इस बात की हामी हूं कि लड़का और लड़की मिलकर काम भी करें। मैं इस बात की हामी हूं कि लड़की के लिए ना लड़का हवा हो ना लड़के के लिए लड़की हवा हो। लेकिन मैं इस बात की बहुत बड़ी हामी हूं कि जो एक बहुत प्यारी सी बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं करेगा। जो अल्लाह ताला ने जो हुदूद दी हैं, जो अल्लाह ताला ने जो फासले रखे हैं, उन फासलों को जरूर उनका एहतराम किया जाएगा। क्योंकि फी जमाना अगर हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा किसी उस तरफ ले जाएंगे पाबंदियों पर, तो वो इस जमाने में उसको नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हमने अपने बच्चों को बेशक जमाने के साथ चलाना है, लेकिन अपनी वैल्यूज के साथ चलाना है। हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से सिर्फ उतनी ही चीज सिखानी है अपने बच्चों को जो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। एजुकेशन आज ज्यादा मैं समझती हूँ अजीबो गरीब अंदाज में हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चों से बच्चे सारे जमानों के अच्छे हैं। अगर मैं आज के बच्चों का मुकाबला अपने वक्त के उस दौर से मैं करूं, मुझे आज के बच्चे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, ये ज्यादा समझदार हैं, ये ज्यादा तेज हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हैं। हम नहीं थे, हम तो आज भी नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली। तो इनके पास इतनी सारी सलाहियतें आ गई ना, लेकिन जब हमने इनको रास्ता सीधा नहीं दिखाया, जब माँ में बाप में बच्चों में जब कम्युनिकेशन गैप इतना आ गया, और जो माँ बाप के हालात देखे तो हर घर में जिस तरह के एक मसाइल हैं, या तो वैसे ही दोनों जॉब कर रहे हैं कोई मसला है, या खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है, मियाँ फंसा हुआ है, या खुदा ना खास्ता कोई और दूसरी तरफ से बात है, तो उस घर का तो माहौल वैसे ही धर्म भरम हो जाता है। जब आपके घर में यूनिटी नहीं होगी, आप एक यूनिट की तरह नहीं रहेंगे, अगर माँ बाप में ही दोस्ती नहीं है तो बच्चे से दोस्ती किस तरह होगी? पहले माँ बाप की दोस्ती पर तो गौर किया जाए, उस पर तो आप बहुत ज्यादा पहले मेहनत करें, क्योंकि जिस घर का मर्द और औरत, मियाँ और बीवी ये एक साथ बात करते हैं, वहां के बच्चों की तरबियत बहुत बेहतरीन होती है। और मुझे अब इस चीज का फुकदान नजर आ रहा है। हमें हर हाल में अपनी फैमिली यूनिट्स को बचाना है, हमें हर हाल में बड़ों की इज्जत। मैं आपको बताऊं, जो बड़ों की इज्जत की बात है, ये कभी नहीं कहा गया था कि कोई बड़ा आ गया है तो जो कहते हैं ना इनसे हाथ मिला लो। भाई क्यों हाथ मिला लो? अगर कोई मर्द है या कोई भी है या अंकल भी हैं, आपने सलाम कर लिया, इतना काफी है। और यही हमारे घर में तो यही सिखाया जाता था
कि अगर कोई आपके आ रहा है तो भाई आप उनसे दूर से सलाम कर लें, अगर कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी है तो हमने देखा है कि ख़वातीन करीब से सर आगे कर देती थी, जो बड़े बूढ़े उनके सर पे हाथ फेर देते थे। इससे ज़्यादा तो मैंने कभी हाथ मिलाते हुए हमारी फैमिलीज में या पिछले ज़मानों में नहीं देखा मैंने। ये जो हाथ रखने का अमल था सर पे, ये भी बहुत करीबी रिश्तों में हुआ करता था। ये ऐसे नहीं कि कोई भी बूढ़ा आ जाएगा तो इस तरह करेंगे। पहले ड्राइंग रूम ऐसे हुआ करते थे कि अगर घर की ख़वातीन सलाम करने के लिए किसी को आती भी थी तो जरूरी नहीं है कि वो उनके साथ बैठती थी, वो आएंगी, वो सलाम करेंगी और वो अपने काम से ऑफिस से चली जाएंगी। जी ऐसे ही है। मैंने आपको साथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, साथ नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ किसी भी आप मिशन पे हो वो चीजें ठीक है, लेकिन जब आप इस किस्म की बुनियादी रखेंगे कि गैर जरूरी आपका मिलाप होगा कि आप एहराम भी करेंगे खाली घर में मिलना, ये जो किस किस्म की चीज है। नूर मुकद्दम का केस भूले नहीं है हम, अभी भी नूर मुकद्दम का केस बाहर आया कि इसके साथ इसके कोई जहनी मसला था। नूर मुकद्दम के केस में इस आदमी को कोई मसला था और बाद में ये जो डॉक्टर गए उन्होंने बता दिया कि कोई जहनी मसला नहीं था, ये जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी हुआ था, ये बेहोश व हवास हुआ था। तो नूर मुकद्दम के केस को हमेशा जहन में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। तन से जुड़ा करके इतनी दूर, तो ये जो तन्हाई में मिलना है या भरोसा करना है या उन सारी चीजों का ख्याल नहीं रखना जो हमने जिक्र किया है, तो देखिए फिर अंजाम जो है अल्लाह ताला सब पर रहम रखे, लेकिन फिर अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल औरत के लिए, औरत फिजिकली है कमजोर, वो मर्द से ताकत का उसको नहीं सह पाती, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो क्यों ना अपनी बच्चियों की हिफाजत करें और उन्हें मजबूत बनाएं। इन लोगों के शिकंजे से बचने का वाहिद तरीका है कि माँ बाप दोस्ती रखें, पहले माँ बाप अपने अंदर दोस्ती रखें, फिर वो दोस्ती बच्चों तक परवान चढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब के बीच में कोई बेहतरी लाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में टाइम दे रही थी आलिया सारिम साहिबा, बहुत डिटेल में गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि अगर आपके फैमिली नॉर्म्स अच्छे होंगे, अगर आपके फैमिली माँ बाप आपस में उनकी बात अच्छी होगी तो यकीनन बच्चों की तरबियत भी उसी तरह बेहतर होगी। बच्चों को बैड टच गुड टच बिल्कुल सिखाना चाहिए और उनको उम्र से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन हम जिस माशरे में, वहशी माशरे में रह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि उस शख्स का जहन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वो ये हरकत और ज़रूर करेगा और वो रिश्तों की परवाह हरगिज़ नहीं करेगा। जहाँ पर जब भी मौका मिलेगा वो इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर रियासत का काम है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और चौराहे पर आम सज़ा दी जाए, ताकि जो मज़ीद लोग हैं उन्हें इसका पता चले कि सज़ा कितनी सख्त है और सज़ा कितनी ख़तरनाक हो सकती है, और बाकायदा मीडिया को कवरेज के लिए दावत दी जाए और बताया जाए कि हमने इनको ये सज़ाएं दी हैं और ये सज़ाएं बताएं, पूरी दुनिया में उसकी कैंपेन करें, पूरे पाकिस्तान में उसकी कैंपेन करें और फिर मोबिलाइजेशन भी करें कि अगर किसी ने ये हरकतें की, वॉर्न करें कि अगर किसी ने हरकत की, अगर इन्वेस्टिगेशन में वो गिल्टी साबित हुआ, कुछ चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। वीडियो, सीसीटीवी वीडियो साफ बता रही है इस केस में, जो सर्टन स्पेशली जो एक केस है कसूर वाला, इसमें साफ बता रही है सीसीटीवी फुटेज कि उसने क्या हरकत की है और कितनी एज की बच्ची के साथ की है। तो इसमें तो माफ़ी है ही नहीं, बस ये जो एडमिसिबल होनी चाहिए इस तरह की सीसीटीवी फुटेजेस, और इसके अगेंस्ट अदालतों को चाहिए कि वो सज़ाएँ दें और इतनी ख़तरनाक दें कि इसका असर पूरे पाकिस्तान पर हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें इस प्रोग्राम में इस तरह देखते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इस तरह की चीज़ों से आगाह भी रखें, उस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आते रहें। आज का प्रोग्राम यहीं तक था। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।